साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। साथियों, जैसा कि 14 अगस्त को टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिए समय अवधि एवं कार्य निर्धारण के संबंध में जो आदेश जारी हुआ है उससे आप सभी लोग भली भांति अवगत हैं। साथियों, इस आदेश में विद्यालयों में काम करने के दिवस और काम करने के घंटों में परिवर्तन किया गया है। इस आदेश में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमें विद्यालयों में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है। तो इसी क्रम में इसके एक बिंदु नंबर 8 जो कि शिक्षण अवधि में शिक्षक क्या न करे पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, देखेंगे इस आदेश को और जानेंगे ये सब कुछ आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं इसके बिंदु नंबर 8 को, बिंदु नंबर 8 के अंतर्गत जो पहला बिंदु है वो ये है कि शिक्षक विद्यालय से संबंधित विभिन्न कार्यों यथा पासबुक में एंट्री, अपडेशन, ग्राम प्रधान से वार्ता, चेक पर हस्ताक्षर, एमडीएम संबंधी आवश्यकताओं एवं समन्वय आदि हेतु शिक्षण अवधि में विद्यालय परिसर से बाहर नहीं जाएंगे। जी हाँ साथियों, यहाँ ये स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि हमें चाहे वो बैंक से संबंधित काम हो, चाहे एमडीएम से संबंधित कोई काम हो, हमें शिक्षण अवधि में विद्यालय से बाहर नहीं जाना है। शिक्षण अवधि में हमें विद्यालयों में ही रहना है। यदि उपर्युक्त कार्यों के कारण निरीक्षण अथवा सपोर्टिव सुपरविजन में कोई शिक्षक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया जाता है तो उक्त दिन के वेतन की कटौती की जाएगी। साथियों, यहाँ इसके बारे में और स्पष्ट कर दिया गया कि यदि निरीक्षण अथवा सपोर्टिव सुपरविजन में अगर शिक्षक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए जाते हैं तो उक्त दिन के वेतन की कटौती की जाएगी। इसके अगले बिंदु में कहा गया है कि शिक्षण अवधि में अवकाश स्वीकृत कराने एवं अन्य अधिष्ठान संबंधी समस्याओं के लिए विकास खंड या जनपद स्तरीय कार्यालय में जाना प्रतिबंधित होगा। यानी हमें छुट्टी से संबंधित या अन्य अधिष्ठान से संबंधित समस्याओं के लिए विकास खंड या जनपद स्तरीय कार्यालय में शिक्षण अवधि में नहीं जाना है, यह पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। आगे बताया जा रहा है कि मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रणाली द्वारा ही अवकाश हेतु आवेदन किया जाएगा। यदि हमें छुट्टी वगैरह लेनी भी है तो हमें मानव संपदा पोर्टल का इस्तेमाल करना है, वहां से जाकर हम ऑनलाइन छुट्टी का आवेदन कर सकते हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि अन्य अधिष्ठान संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु शिक्षकों द्वारा पूर्व में दिए गए टोल फ्री नंबर 180041901002 पर अपनी समस्याएं इंगित की जाएंगी। इस हेतु जन सुनवाई समाधान पोर्टल IGRS पर भी शिकायतें दर्ज की जा सकेंगी। इसमें आगे हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षक शिक्षण अवधि से 15 मिनट पूर्व विद्यालय में उपस्थित होंगे एवं शिक्षण अवधि के पश्चात न्यूनतम 30 मिनट उपस्थित रहकर पंजिका तथा अन्य अभिलेख अद्यतन करेंगे एवं आगामी दिवस की कक्षा शिक्षण की रूपरेखा निर्मित करेंगे। तो साथियों, यहाँ पे ये भी स्पष्ट किया जा रहा है कि अब हमें विद्यालयों में 15 मिनट पहले उपस्थित होना है और शिक्षण अवधि समाप्त होने के पश्चात 30 मिनट अतिरिक्त रह करके जो विद्यालयों में पंजिका है या तथा अन्य अभिलेख हैं उन्हें हमें अद्यतन करना होगा और अगले कार्य दिवस के लिए हमें कक्षा शिक्षण की रूपरेखा भी बनानी होगी। आगे बताया जा रहा है यदि कोई बच्चा नियमित रूप से विद्यालय में नहीं आ रहा है तो इस संबंध में अभिभावक से संपर्क सुनिश्चित करने हेतु एक सुचारू व्यवस्था यानी कि अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाएंगे। इस सिस्टम के द्वारा हमें अभिभावकों से संपर्क बनाए रखना है ताकि हमारा कोई भी बच्चा अनियमित न हो और नियमित रूप से विद्यालय आता रहे, उसकी अधिगम संप्राप्ति में कोई बाधा उत्पन्न न हो। तो इस प्रकार से हमें एक रूपरेखा बना लेनी है अर्ली वार्निंग सिस्टम की भी, ताकि अभिभावकों से सीधा संपर्क बना रहे, हम उन्हें प्रेरित करते रहें ताकि उनके बच्चे नियमित रूप से विद्यालयों में आते रहें, उनके अधिगम संप्राप्ति में कोई बाधा उत्पन्न न हो। आगे के बिंदु में कहा जा रहा है कि शैक्षिक पचांग यानी साप्ताहिक कैलेंडर का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यानी कि शिक्षण कार्य के लिए जो हम साप्ताहिक कैलेंडर तैयार करते हैं उसका हमें 100% अनुपालन सुनिश्चित करना है। यदि शैक्षिक पचांग में निर्धारित समय सारणी का अनुपालन नहीं सुनिश्चित किया जा सका है तो उक्त की प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त कालांश की व्यवस्था की जाए। यदि किन्हीं कारणोंवश हम निर्धारित समय सारणी का अनुपालन नहीं कर पाते हैं
तो उक्त की परिपूर्ति हेतु हमें अतिरिक्त कालांश की भी व्यवस्था करनी होगी। अगला बिंदु है कि शिक्षकों के मध्य कार्य एवं कक्ष विभाजन प्रधानाध्यापक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि शिक्षकों के मध्य कार्य का एवं कक्ष का विभाजन जो है कि किस कक्षा में कौन शिक्षक जाएंगे और किस शिक्षक का कौन से कार्य और दायित्व होंगे, इसका निर्धारण प्रधानाध्यापक महोदय द्वारा किया जाएगा। शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर, देखिए आगे बताया जा रहा है कि शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यथासंभव कक्षा 1 से 3 के लिए पृथक पृथक शिक्षकों को कक्षाएं आवंटित की जाएं। यानी कि अगर शिक्षकों की उपलब्धता है तो हमें कक्षा 1 से 3 तक के लिए अलग अलग शिक्षकों की व्यवस्था करनी है। किसी भी दशा में हमें ये कक्षाएं संयुक्त रूप से संचालित नहीं करनी है। विद्यालय में नए शिक्षक की नियुक्ति होने पर प्रधानाध्यापक द्वारा संबंधित शिक्षक को सम्मिलित करते हुए कक्षा एवं कालांशों का पुनर्विभाजन सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि अगर विद्यालय में नए शिक्षकों की नियुक्ति होती है तो फिर प्रधानाध्यापक महोदय द्वारा उन शिक्षक को भी सम्मिलित करते हुए फिर नए तरह से कक्षाओं में कालांशों का पुनर्विभाजन किया जाएगा। आगे देखिए साथियों कि मॉडल पेपर के अनुसार बच्चों को बेसलाइन सर्वे करते हुए अधिगम स्तर के आधार पर समूह बनाकर प्रथम कालांश में ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में वर्णित 18 तकनीकियों के आधार पर रिमीडियल टीचिंग संचालित की जाए। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी लोग भली भांति अवगत हैं, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का हमने अध्ययन करके ये 18 शिक्षण तकनीकियों को हम लोग भली भांति जान चुके हैं। और दूसरी तरफ हमने अभी जल्द ही जो ऑनलाइन मॉड्यूल से संबंधित प्रशिक्षण लिया है उसमें भी ध्यानाकर्षण के अंतर्गत जो 18 शिक्षण तकनीक है उसके बहुत ही विस्तृत तरीके से समझाया गया है। वास्तव में ये 18 टेक्निक बहुत ही प्रभावशाली हैं। कहीं ना कहीं हम सभी शिक्षक लोग इनमें से बहुत सारी टेक्निक्स का हम अपनी कक्षाओं में इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन अगर साथियों इनका नियमित रूप से हम अपनी कक्षाओं में इस्तेमाल करते हैं तो वास्तव में बहुत ही आश्चर्यजनक हमें परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। और निश्चित रूप से हमारे सामने जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है मार्च 2022 तक का प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का, तो वास्तव में हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आगे देखिए बताया जा रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जिन बच्चों द्वारा अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त नहीं किया जा सका है उन्हें अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त कराते हुए मुख्य धारा से जोड़ा जाए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और इसमें उपचारात्मक शिक्षण की बातें कही गई हैं, तो इसका विस्तार से अध्ययन करके हम इसे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और इससे हम अपनी कक्षाओं को और प्रभावी बना सकते हैं और अपने बच्चों को और अधिक संप्राप्ति करा सकते हैं। इसमें आगे है साथियों कि कक्षा शिक्षण में 3 हस्तपुस्तिकाओं यानी कि आधारशिला, शिक्षण संग्रह एवं ध्यानाकर्षण में वर्णित तकनीकियों एवं क्लासरूम प्रैक्टिसेस को प्रयोग में लाया जाएगा। जी हाँ साथियों, कक्षा शिक्षण में जो ये तीनों मॉड्यूल्स हमने अध्ययन कर रखा है और उनसे संबंधित जो हम शिक्षण योजनाएं बना रहे हैं उन सारी चीज़ों को हमें अपनी क्लासरूम में व्यवहारिक रूप से हमें उतारना है। और इसमें जो भी टेक्निक्स बताई गई हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, उनका हम गहनतापूर्वक अध्ययन कर लें ताकि हम उसे बच्चों तक बेहतर तरीके से पहुंचा सकें। आगे बताया जा रहा है कि हस्त पुस्तिकाओं एवं इससे जुड़े मैनुअल के संबंध में शिक्षक द्वारा व्यक्त की गई जिज्ञासा या समस्या के निराकरण हेतु ARP द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाएगा। यानी कि जो मॉड्यूल्स हैं, जो तीनों हस्त पुस्तिकाएँ हैं, अगर उनको समझने में या उनसे संबंधित कुछ जिज्ञासाएं हमारे मन में आ रही हैं या कोई समस्या हो रही है तो इनके निराकरण के संबंध में हम अपने ARPs महोदय से संपर्क कर सकते हैं और उनसे अपेक्षित सहयोग भी ले सकते हैं। बहुत ही व्यवस्थित सेटअप बनाया गया है जिसमें ARPs लोग हैं, SRGs लोग हैं, डाइट मेंटर्स हैं। इन सभी लोगों द्वारा हम शिक्षकों को सहयोग मिलने वाला है। सपोर्टिव सुपरविज़न इनके द्वारा किया जाएगा समय समय पर और जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उनका समाधान किया जाएगा और एक सहयोग किया जाएगा, समस्याओं का समाधान किया जाएगा इन लोगों के द्वारा। तो हम इनका सहयोग समय समय पर ले सकते हैं। आगे के बिंदु में बताया जा रहा है कि प्रत्येक 2 सप्ताह में बच्चों का यूनिट असेसमेंट टेस्ट के माध्यम से मूल्यांकन किया जाएगा जिससे कि बच्चों में हो रहे सुधार के आधार पर रिमीडियल टीचिंग एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। तो साथियों, प्रत्येक 2 सप्ताह में हमें बच्चों का यूनिट एंड असेसमेंट टेस्ट
लेते रहना है और उनका मूल्यांकन करते रहना है। वैसे मूल्यांकन का तो हमें अनवरत करना है, कक्षा शिक्षण के दौरान भी हमें करते रहना है। ये मूल्यांकन हमारा वो बच्चों के सहभागिता के आधार पर हो सकता है, उनकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर हो सकता है। ये मूल्यांकन हमें लगातार करते रहना है, लेकिन प्रत्येक 2 सप्ताह में हमें यूनिट असेसमेंट टेस्ट के माध्यम से सभी बच्चों का मूल्यांकन करना है और उनके मूल्यांकन के आधार पर हमें उनकी रिमीडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण की हमें व्यवस्था करनी है। जिनको जिस प्रकार की कठिनाइयाँ आ रही होंगी, अधिगम सब प्राप्ति में जो कठिनाइयाँ आ रही होंगी, जिन बच्चों को जिस प्रकार की समस्या होगी, हमें उन समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए उससे संबंधित शिक्षण योजना बना करके, टीचिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हमें उन समस्याओं का समाधान करना है और बच्चों को कक्षा के अधिगम स्तर तक लाना है। आगे के बिंदु में कहा जा रहा है कि कक्षाओं की अवधारणा बदलने के लिए अध्यापन कार्य में प्रिंट रिच सामग्री, पोस्टर्स, चार्ट एवं गणितीय अवधारणा हेतु टीचिंग लर्निंग मटेरियल किट प्रयोग में लाई जाए। साथियों, अभी हाल ही में जो प्रशिक्षण हुआ है ऑनलाइन, इसमें भी हमको ये बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया गया है कि हमारे जो कक्षाएं होंगी वो प्रिंट रिच सामग्री से भरी होनी चाहिए। मैं जो सामग्री हो वो शिक्षकों द्वारा बनाई गई हो, यानी कि वो चार्ट्स पोस्टर्स हों, बच्चों द्वारा बनाए गए चार्ट हों या पोस्टर्स हों या फिर जो फ्लैक्स हों या पेंटिंग्स हों, इन सब चीज़ों से पूरी दीवारें जो कक्षा की भरी होनी चाहिए ताकि बच्चा बहुत कुछ दीवारों से भी सीखता रहे। आगे इसमें कहा जा रहा है कि मौखिक भाषा विकास एवं गतिविधि आधारित शैक्षणिक प्रणाली हेतु उपलब्ध कराए गए लेसन प्लान का कक्षा शिक्षण में प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। यानी कि जो हमें लेसन प्लान उपलब्ध कराए गए हैं, जो शिक्षण योजनाएं हमें उपलब्ध कराई गई हैं, उन सब का हमें अपनी कक्षाओं में यानी कक्षा शिक्षण में प्रयोग करना है, ये हमें सुनिश्चित करना है। आगे के बिंदु में है कि बच्चों को आपस में चर्चा परिचर्चा, अपने अनुभवों एवं कठिनाइयों को साझा करने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाएं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये एक टीचिंग टेक्निक के रूप में भी है कि बच्चों को आपस में चर्चा परिचर्चा करने का भरपूर अवसर दिया जाए ताकि वो अपने अनुभवों कठिनाइयों को हम लोगों से साझा कर सकें। यानी कक्षा का माहौल हमारा ऐसा होना चाहिए कि बच्चे आपस में चर्चा परिचर्चा द्वारा किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकें, अपने अनुभवों एवं कठिनाइयों को एक दूसरे से साझा कर सकें, शिक्षकों से साझा कर सकें, अपने साथियों दोस्तों यारों से साझा कर सकें। ऐसा माहौल हमें अपनी कक्षाओं में बनाना है। अगला बिंदु है कि बच्चों की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक सृजन क्षमताओं के विकास हेतु विद्यालय में प्रत्येक माह विविध गतिविधियां यथा वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता पाठ, भाषण, निबंध लेखन, कहानी लेखन, अंत्याक्षरी, समूह गान, देश गान, मूक अभिनय, समसामयिक विषयों पर चर्चा आदि का आयोजन कराया जाए। जी हाँ साथियों, बच्चों की जो साहित्यिक व सांस्कृतिक सृजन क्षमताएं हैं उनके विकास के लिए विद्यालयों में हमें प्रत्येक माह अलग अलग गतिविधियां जो यहाँ बताई गई हैं उनका हम आयोजन करें ताकि बच्चों की सांस्कृतिक और साहित्यिक क्षमताओं का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। इसी प्रकार बच्चों से आगे बताया जा रहा है कि इसी प्रकार बच्चों से पोस्टर, चार्ट, मॉडल, रंगोली, ग्रीटिंग कार्ड, मिट्टी के खिलौने, वॉल हैंगिंग, कागज़ के लिफाफे, अनुपयोगी वस्तुओं से सजावटी सामान आदि का निर्माण कराया जाए। वेस्ट मटेरियल से हमें बच्चों को उपयोगी सामान बनाने का अवसर प्रदान करना है, उनके कार्यों में सहयोग देंगे ताकि वो इस तरीके से अपनी सृजनात्मक क्षमता का ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकें। आगे बताया जा रहा है कि प्रत्येक विद्यालय में समृद्ध, व्यवस्थित एवं सक्रिय पुस्तकालय विकसित किया जाए तथा बच्चों को नियमित रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। तो इस तरीके की पुस्तकालय का हमें व्यवस्था करते हुए नियमित रूप से बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित भी करना है ताकि बच्चे इनका उपयोग नियमित रूप से करते रहें और बहुत कुछ ज्ञानार्जन उनका होता रहे इन्हीं पुस्तकों के द्वारा। आगे बताया जा रहा है कि शिक्षक पुस्तकालय में चार्ट आदि लगाएं जिसमें यह उल्लेख हो कि पुस्तकों का उपयोग कैसे और कहां कहां किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ ये बताया जा रहा है कि पुस्तकालय में शिक्षकों द्वारा कुछ चार्ट वगैरह भी लगाए जाएं जिसमें उस तरीके की बातों का उल्लेख होना चाहिए कि पुस्तकों का उपयोग हमें
कैसे करना है और कहाँ कहाँ हम किताबों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन बातों का उसमें उल्लेख होना चाहिए। आगे बताया जा रहा है कि बच्चों द्वारा सृजित साहित्य को भी अनिवार्य रूप से रीडिंग कॉर्नर एवं पुस्तकालय में प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जाए। यानी कि बच्चों द्वारा सृजित साहित्य को भी हमें स्थान देना है, अनिवार्य रूप से इसे रीडिंग कॉर्नर या एवं पुस्तकालय में प्रदर्शित करने की हमें व्यवस्था करनी है, ताकि उससे दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हो सकें, इंस्पायर हो सकें, सीख सकें, उनके अंदर भी सृजन की क्षमता का अधिक से अधिक विकास हो सके। आगे बताया जा रहा है कि विद्यालय अवधि में कोई भी रैली, प्रभात फेरी, मानव श्रृंखला, नवाचार गोष्ठी आदि काम न किए जाएं। उक्त कार्य विद्यालय अवधि के पूर्व या पश्चात ही किए जाएं। साथियों, यहाँ स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि विद्यालय अवधि में हमें कोई भी रैली, प्रभात फेरी, मानव श्रृंखला, नवाचार गोष्ठी आदि का काम नहीं करना है। यदि इस प्रकार का कोई काम है भी तो हमें उसको विद्यालय अवधि से पहले या विद्यालय अवधि के बाद ही करना है। विद्यालय समय में हमें इस प्रकार के कार्यों में कोई प्रतिभाग नहीं करना है, इससे हमें बचना है। आगे कहा जा रहा है कि विद्यालय में परिषद द्वारा विहित पाठ्य पुस्तकों को छोड़कर किसी अन्य पुस्तक, सहायक पुस्तक और कुंजी गाइड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। साथियों, यहाँ पाठ्य पुस्तकों के संबंध में भी ये बताया जा रहा है कि हमारे परिषद द्वारा जो पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं विद्यालयों के लिए, केवल उन्हीं पुस्तकों का हमें इस्तेमाल अपने पठन पाठन की क्रिया में करना है। उससे इतर कोई भी पुस्तक, सहायक पुस्तक, कुंजी गाइड का प्रयोग हमें विद्यालयों में कदापि नहीं करना है। आगे अंतिम बिंदु में ये बताया जा रहा है कि शिक्षक संगठन द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में विद्यालय अवधि में प्रतिभाग नहीं किया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरांत ही प्रतिभागिता की जाएगी। यानी कि विद्यालय अवधि में शिक्षक संगठन या शिक्षकों द्वारा आयोजित किसी भी गतिविधि में हमें प्रतिभाग नहीं करना है, और अगर कोई अपरिहार्य परिस्थिति आती भी है तो उसमें सक्षम स्तर से परमिशन मिलने के उपरांत ही हमें पार्टिसिपेशन करना है, अन्यथा की स्थिति में हम उसमें प्रतिभाग नहीं कर सकते। तो साथियों, इस आदेश को आप लोग स्वतः अध्ययन करके और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो कैसी लगी आज की ये जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।